मेरी आवाज़ पहुंच रही पीछे किसान भाई जो बैठे वहां तक? आवाज़ पहुंच रही है? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा राणा साहब का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और उदय सिंह जी का भी और आपका भी कि इतना भव्य आयोजन आपने किया। मुझे लगता है कम से कम 200 हमारे पोल्ट्री फार्मर्स कम से कम आए होंगे यहाँ पे। तो ये भव्य कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मुझे एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कहा गया। ये आपके सामने है, लाल रंग से मैंने लिखा हुआ है अंग्रेजी में लिखा, लेकिन मैं बात आपके साथ हिंदी में ही करूंगा। ये है नो टू एंटीबायोटिक्स। आपने एंटीबायोटिक का नाम सुना है? कौन कौन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करता है? एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कौन कौन करता है? सभी करते हैं। अच्छा, ये बताएं, एंटीबायोटिक खराब है या एंटीबायोटिक अच्छी है? बात कर रहे हैं हम लोग आपस में, ये प्रेजेंटेशन अलग चलेगा। आपस में बात नहीं करें, मैं आपसे बात कर रहा हूं। एंटीबायोटिक खराब है या नहीं है? खराब है। देखिए, मेरा मानना है, अगर आपके घर में आपको बीमारी हो जाती है या आपके बच्चों को बीमारी हो जाती है तो आप क्या करते हैं? एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक खराब नहीं है, लेकिन हम जिस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं, शायद वहाँ हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। तो अगर बर्ड हमारा बीमार होता है तो निश्चित ही जहाँ आवश्यक हो आप दें, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे उसे ग्रोथ प्रमोशन के लिए देना है या अंडे बढ़ाने के लिए देना है, वहाँ अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन एंटीबायोटिक खराब नहीं है। मेरा काम अभी मल्होत्रा साहब का प्रेजेंटेशन था, उससे पहले डॉक्टर महाजन सर का प्रेजेंटेशन था, तो मुझे लगता है मेरे प्रेजेंटेशन का काम बहुत आसान हो गया। हम लोग सब पोल्ट्री के बिजनेस में क्यों हैं? मुनाफा कमाने के लिए। अगर कोई ब्रॉयलर का काम कर रहा है तो उसे ब्रॉयलर से मुनाफा चाहिए, अगर कोई लेयर से कर रहा है तो उसे लेयर से मुनाफा चाहिए। आने वाले और कुछ समय में ये इंडस्ट्री और ग्रो होने वाली है। ये कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। एक कहावत है, जैसा आहार वैसा विचार। डॉक्टर साहब सहमत होंगे मुझसे, जैसा आहार वैसा विचार। अगर आपका आहार अच्छा होगा, जो आप और हम खाना खाते हैं, शायद भी लंच टाइम होगा, आप लोग खाना खाएंगे, मैं भी खाना खाऊंगा, अच्छा आहार होगा तो विचार अच्छा होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा। वही चीज़ मुर्गी के लिए भी सही है। अगर आप उसे अच्छा आहार देंगे, अच्छा पानी देंगे, अच्छा मैनेजमेंट देंगे, तो वो आपको निश्चित ही अच्छा मुनाफा देगी। वही चीज़ मैं यहाँ दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है, आहार के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। निश्चित ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में, और हमें ये पोल्ट्री मुनाफा दे के जाएगी। नेक्स्ट। मैंने एक सवाल पूछा था, कुछ सवाल मेरे और हैं, मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं। पहले मैंने पूछा था, क्या एंटीबायोटिक खराब है? मेरे कुछ किसान भाइयों ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं। इसका जवाब मैंने आपको दिया। एंटीबायोटिक्स आर नीडेड फॉर क्योर, ये तो आप मानते हैं। अगर बीमारी आ गई है तो एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है, आप में, हम में या मुर्गियों में। एंटीबायोटिक्स मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबली। रिस्पॉन्सिबली का अर्थ क्या हुआ कि अगर आवश्यकता है तो उसको यूज़ करें, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके विड्रॉल पीरियड के हिसाब से ही उसको आप विड्रॉ करें। ऐसा ना हो कि 2 दिन दिया, बोला साहब काम हो गया, आप छोड़ दीजिए इसको। इससे क्या समस्या आती है? एक बहुत बड़ी समस्या है, आप लोग सब इससे वाकिफ़ हैं। कोई मैं नई चीज़ आपके साथ नहीं बताने जा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स बैठे हैं जो पिछले 10 वर्षों से, 20 वर्षों से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये जो मैंने लिखा है कि AMR इज़ एन इशू,
ये वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें सिर्फ आपका हमारी ऐसा नहीं है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को हमने कहा कि सब आपके वजह से AMR हो रहा है। ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मिट्टी में भी हो रहा है, गाय में भी हो रहा है, इंसानों में भी हो रहा है, अस्पताल में भी हो रहा है। तो इसके विभिन्न कारण हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या हमारा कुछ दायित्व बनता है। भारत सरकार इसके ऊपर बहुत संज्ञान ले रही है, FAO संज्ञान ले रही है, WHO ले रही है। आने वाले समय में, अभी मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि सब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे अंडे के अंदर, मतलब मुर्गी का अंडा या ब्रॉयलर मीट के अंदर कहीं पे भी ये तत्व पाए जाते हैं कि साहब इसके अंदर रेसिड्यू हैं, तो शायद हमें एक्सपोर्ट करने में, अब वो चीज़ छोड़ दीजिए। मैं एक चीज़ और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो अंडे हम अपने फार्म पे प्रोड्यूस करते हैं, कहीं ना कहीं किसी के तो घर में जा रहे हैं। ये ब्रॉयलर किसी ना किसी के घर तो जा रहा है। अगर उसके अंदर रेसिड्यू है तो वो कहीं ना कहीं उस परिवार में AMR का इशू ला सकता है। हो सकता है 10 में से एक ही हो। ये एक बहुत बड़ी आने वाले समय में समस्या होने जा रही है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी और चर्चा कर लें। हेल्दी बर्ड्स इंपॉर्टेंट है। मल्होत्रा साहब ने कहा कि अगर आप बर्ड्स को हेल्दी रखेंगे तो अधिक अंडा मिलेगा। डॉक्टर साहब ने कहा बायोसिक्योरिटी करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो मुझे लगता है कि हम सब कर रहे हैं। और मुर्गी तो खैर प्रोटीन का सोर्स है ही है। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि हम लोगों को कितना प्रोटीन रोज लेना चाहिए? प्रति व्यक्ति कितना प्रोटीन रोज लेना चाहिए अंदाजन? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम? कुछ आप कह रहे हैं सर? 1 ग्राम। बिल्कुल सही कहा कि प्रति ग्राम, डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि प्रति ग्राम मतलब कम से कम हमें 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम एक अंडा रोज खाते हैं तो 10% तो हमें मिल गया, करीब 6 ग्राम होता है डॉक्टर साहब एक अंडे में प्रोटीन। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर वो अंडा अच्छा है, उसमें एंटीबायोटिक्स के तत्व नहीं है, तो आपके और हमारे लिए ये बहुत लाभकारी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए, बोला रे साहब अंडा खराब है, मुर्गी खराब है, रेसिड्यूज है। ऐसा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी AMR का ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, AMR आता है बैक्टीरिया से। हम और आप, हमारे यहाँ बहुत से बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारी किसी की उम्र 70 वर्ष की होगी, किसी की 80 वर्ष की होगी। हमारे ये जो बैक्टीरिया हैं जिसके ऊपर डॉक्टर साहब ने चर्चा की, ये हमसे एज में बहुत बड़े हैं और हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट भी हैं। इसीलिए ये AMR की जो समस्या है वो अपने बचाव में करते हैं, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक का उसको मारने के लिए। वो बचाव करते हैं कि साहब मुझे तो अपना परिवार बड़ा करना है, मैं कैसे बड़ा करूं। तो ऐसे में वो फिर वो AMR की इसमें आ जाते हैं, और जिसका नुकसान आपको, हमें कहीं ना कहीं, ये मैंने खुद अपने परिवार में देखा है कि एक व्यक्ति, मेरे अंकल थे, खुद बीमार हुए, जयपुर में एडमिट थे, सारी एंटीबायोटिक्स उनको दी, फोर्टिस में थे, कोई एंटीबायोटिक ने काम नहीं किया। हमने पता किया बाद में कि क्यों ऐसा हुआ। तो उनकी एक आदत थी, जब भी बीमार हुए 2 एंटीबायोटिक खाई, छोड़ दी, फिर बीमार हुए दूसरी 2 एंटीबायोटिक खाई, छोड़ दी। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनको रेजिस्टेंस आ गया। तो ये समस्या मुर्गी से भी आ सकती है, दूध से भी आ सकती है। इसे हमें कोशिश करना है कि हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें तो रिस्पॉन्सिबली करें। नेक्स्ट, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि AMR होता कैसे है। बैक्टीरिया भी एक दूसरे के दोस्त होते हैं। एक बैक्टीरिया के जिसके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, दूसरे बैक्टीरिया ने उसको कहा, बोला साहब मेरे ऊपर तो जो है इंटरम्यून का अटैक हो रहा है, किसी ने कहा साहब एंटीबायोटिक का अटैक हो रहा है। बोला मैं क्या करूं? बोला तू चिंता नहीं कर, तू मेरे से हाथ मिला ले, तेरे को अंदर AMR का जीन मैं दे दूंगा। जीन आ गया उसके अंदर। बोला उसने क्या किया, एंटीबायोटिक निकाल के बाहर फेंक दी, AMR हो गया। तो बैक्टीरिया हमसे बहुत ज़्यादा तेज है।
तो ऐसी समस्या को जूझने के लिए हमें मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस को ध्यान रखना है, फीड का ध्यान रखना है, और कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब ने अभी बताई। नेक्स्ट, ये मैं इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट, डे ओल्ड चिक, अभी मल्होत्रा साहब बता रहे थे। अगर हम चाहते हैं, देखिए कोई भी चीज़, फाउंडेशन, बिल्डिंग अगर स्ट्रांग बनानी है तो उसकी नींव पक्की होनी चाहिए। और नींव कहाँ से आएगी? सबसे पहले तो डे ओल्ड चिक से आती, इम्यूनिटी ऑफ द बर्ड, फीडिंग एंड हेल्थ केयर, मैनेजमेंट एंड बायोसिक्योरिटी। शायद ये चारों चीज़ें कुछ डॉक्टर महाजन सर ने कवर की, कुछ मल्होत्रा साहब ने कवर की। तो अगर हम चाहते हैं कि बिल्डिंग बढ़िया बने, मजबूत बने, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और जो मल्होत्रा साहब अभी कह रहे थे, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, पहले नहीं आते थे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसके ऊपर बहुत काम हुआ, पिछले 20 वर्षों में इसके ऊपर बहुत काम हुआ। चूँकि मैंने उस इंडस्ट्री में काम किया है, डाबर का समूह है ये आयुर्वेद, तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया देश विदेश में। मुझे बहुत मौका मिला आप जैसे किसान भाइयों से बात करने का, देश में विदेश में। कहने का अर्थ ये है कि जब चूज़ा पैदा होता है तो क्या वो माँ से कुछ इम्यूनिटी लेके आता है क्या? मुर्गी को और अपने आप को कंपेयर करके देखिए। जब हमारे घर में छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वैसे ही चिक्स की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप समझिए कि आप तुरंत फर्स्ट वीक में एंटीबायोटिक से स्टार्ट कर ही देंगे। बोला अरे साहब मॉर्टेलिटी हो जाएगी, मुश्किल है। आपने शुरू से डे 1 से, क्या हम अपने बच्चे को एंटीबायोटिक देते हैं? क्या डे 1 बच्चे को नहीं देते? लेकिन हम मुर्गी में देते हैं, बोला साहब क्योंकि मुनाफा होगा। तो ये सोचने का विषय है कि हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है। फाउंडेशन कहाँ से है? हैचरी से, पेरेंट से। पेरेंट को आप क्या खिला रहे हैं? पेरेंट की देखभाल आप क्या कर रहे हैं? क्या उसके अंदर कोई आपने इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दिए हैं? इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हर्बल का बहुत बड़ा रोल है। आपने नाम सुना होगा, अश्वगंधा का नाम सुना होगा, तुलसी का नाम सुना होगा, आंवला का नाम सुना होगा। कोविड के समय में ये सारी चीज़ों ने बहुत बढ़िया काम किया है। जो बच गए उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया था। हमारे प्रधानमंत्री भी ये कहते रहे हमेशा। तो कहने का अर्थ है कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, उस और हमें निश्चित विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, पोल्ट्री में ये आप लोग सब जानते हैं, डॉक्टर केवल रमानी भी यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे वेटरनरियन एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे बैठे हैं। गट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। गट मतलब इंटेस्टाइन। हम लोगों के लिए भी क्या कहा जाता है कि साहब अगर पेट ठीक है तो आप ठीक हैं। आधी बीमारी कहाँ से है? बोला साहब पेट से आती है। ऐसी ही मुर्गी से भी है। मुर्गी में गट इम्यूनिटी का रोल बहुत बड़ा है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति। अगर मुर्गी की रोग प्रतिरोधक शक्ति सही है तो आप समझिए कि वो स्वस्थ रहेगी, अंडे में भी अंडा मस्त देगी और आपको प्रॉफिट भी बढ़िया देगी। अब गट इम्यूनिटी क्या होती है? गट, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, टेक्निकल बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारी मुर्गी की जो गट होती है क्या वो स्वस्थ है? वो गठी हुई है क्या? अगर नहीं गठी हुई है तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपेंगे। जैसे ही पनपेंगे आप कहेंगे साहब अरे इसको एंटीबायोटिक दे दो साहब। तो हमें ये देखना है कि उसकी जो गट है वो गठी हुई है नहीं। उसको आप कितने ही अच्छे प्रोटीन दे दीजिए, कितना ही अच्छा फीड दे दीजिए, अगर गट ठीक नहीं है, गट का म्यूकोजा ठीक नहीं है तो नुकसान होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरेगी, अंडा भी गिरेगा। नेक्स्ट, मैंने चित्र द्वारा एक दर्शाने की कोशिश की है। ये गट की इक्विलिब्रियम है, मतलब 3 तरह के जीवाणु आपको वहाँ पे दिखेंगे, एक सिम्बायोटिक, एक कॉमन सेल्स और एक पैथोबॉयंट्स, मतलब जिससे कि पैथोजेनेसिस हो सकती है। ये बराबर से गट के अंदर रहते हैं और बराबर चलते रहते हैं। जो बीच वाला है ये तराजू का काम करता है। लेकिन अगले चित्र में आप देखिए, नेक्स्ट, ये देखिए, ये पैथोजन मतलब बैक्टीरिया आ गया यहाँ पे। तो क्या हुआ? जैसे ही बैक्टीरिया आया इन्फ्लेमेशन हो गया।
इन्फ्लेमेशन होने से क्या हुआ, अरे साहब कोई गट नेक्रोसिस हो गया, तमाम तरह की प्रॉब्लम आ गई। एक इन्फेक्शन आएगा, एंटीबायोटिक का डोज साहब शुरू कर दीजिए। तो आवश्यक यहाँ क्या है कि गट की इम्यूनिटी को कैसे बनाए रखें, वो अति आवश्यक है। अगले चित्र में देखिए, नेक्स्ट दिखाइए प्लीज। अब आप ये देखिए, ऑप्टिमम रेट ऑफ डाइजेशन रिजल्ट्स इन लिटिल सबस्ट्रेट फॉर बैक्टीरिया। अगर मुर्गी दाना खाती है और क्लोएका तक, डॉक्टर साहब मैं अगर सही हूँ तो करीब 2.5 घंटे में पूरा डाइजेशन पूरा होता है। 2.5 घंटे में खाने से लेके क्लोएका तक डाइजेशन पूरा हो रहा है, और ये स्टार्च, फैट, प्रोटीन सब डाइजेस्ट हो रहे हैं आराम से। क्यों? क्योंकि जो ये आप गोल गोल देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया है और बहुत कम मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होगा, आगे देखिए, नेक्स्ट दिखाइए प्लीज। यहाँ बैक्टीरिया बढ़ गए, एब्सॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि गट की हेल्थ ठीक नहीं है। अगर एब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो आप बढ़िया से बढ़िया फीड दे दीजिए, अंडा फिर भी नहीं आएगा, नुकसान आपका होगा। आप कहेंगे अरे सब प्रॉब्लम हो गई। तो गट इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम करना है, रिस्पॉन्सिबली करना है, तो गट के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गट के अलावा नेज़ल इम्यूनिटी का रोल है, डॉक्टर साहब ने कहा वो इम्पॉर्टेंट है, दूसरी भी इम्यूनिटी है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गट में जगह बहुत होती है, बहुत बड़ी होती है गट। नेक्स्ट, ये इस तरह का चित्र देखिए। अगर इम्यूनिटी खराब होगी तो फिर जब आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, जब आप वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, स्लॉटर करने के बाद में आप देखेंगे तो आपको गट की हालत ऐसे दिखेगी। और इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, माइकोटॉक्सिन्स हो सकता है, क्लॉस्ट्रीडिया हो सकता है, ई कोलाई हो सकता है। अल्टीमेटली मेन चीज़ ये है कि इम्यूनिटी घट रही है, उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है और हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके बोला साहब 2 दिन 3 दिन छोड़ दो, हो गया साहब ठीक। घूम के ये अंडे के अंदर आ जाएगी या ब्रॉयलर के अंदर आ जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारे ही परिवार में से कोई ना कोई ऐसा सदस्य होगा जिसके पास वो पहुंच जाएगी। तो ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, जो गट के अंदर जो जीवाणु होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर, आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, गाय के अंदर भी होते हैं, और ये जीवाणु का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती है। हम चर्चा करते हैं साहब मुर्गी, फीड, अंडा, प्रॉफिट, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये सब जो गट के अंदर, आपके मेरे शरीर के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, जिनको हम माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं, इनसे सब, मिट्टी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। इसके 4 मुख्य फंक्शन हैं, मैंने लिखने की यहाँ कोशिश की है। इम्यूनिटी को बढ़ाना, गट की मजबूती को बढ़ाना, पैथोजेंस जो होते हैं उनको घटाना, और अगर ये सब सही है तो जो आप अच्छा आहार दे रहे हैं, अच्छा फीड दे रहे हैं, अच्छी दवाई दे रहे हैं, उसका एब्सॉर्प्शन करना। ये 4 मुख्य कारण हैं। तो इसलिए गट के जो माइक्रोब्स हैं, इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने उस साइड में देखिए लिखा है कि हम जो मुर्गी को दाना देते हैं वो डाइटरी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, चाहे वो स्टार्च के रूप में आ जाएं या सोया के रूप में आ जाएं। जब इनका गट अगर अच्छा है और उसके अंदर माइक्रोब्स अच्छे हैं, तो वो जब उसका पॉलीमराइजेशन होता है तो स्मॉल फैटी चेन एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इससे बर्ड की एनर्जी बढ़ती है, गट हेल्थ बढ़ती है, और तभी हम कहते हैं कि साहब हमें मुर्गी से मुनाफा हो रहा है, चाहे वो ब्रॉयलर फार्मिंग हो, डेयरी फार्मिंग हो या एग फार्मिंग हो। यहीं पे हर्ब्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं किसी प्रोडक्ट विशेष की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद संस्थान से जुड़ा हूँ। हम लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ है हर्ब्स के ऊपर। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों के आते हैं। मेरे कोलीग मिस्टर केपी कहीं हैं यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं है, किन्नर पटेल आप हैं कहीं यहाँ पे हॉल में, शायद आसपास होंगे, तो वो पीछे बैठे हुए हैं, वो आपको जानकारी देंगे। मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो स्ट्रेस्ट्रोक है, साल्कोचेक है, लेकिन वो आपको अधिक जानकारी देंगे कि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हर्ब्स से स्मॉल चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं,
इन अ वे वो प्रीबायोटिक का रोल भी प्ले करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, गट के अंदर बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको कहा, दो तरह के होते हैं। जो लाल रंग के हैं वो ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो हरे रंग के हैं वो पोल्ट्री को फायदा पहुंचाते हैं। हमारा जो देसी तंत्र है, जो आयुर्वेद है, उसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं, जो मैंने कुछ आपको नाम लिए और आपको पता होगा, बेल के बारे में आपने सुना होगा, अनार के बारे में आपने सुना होगा, तुलसी के बारे में सुना होगा, चिकोरी के बारे में आपने सुना होगा, ये कॉमन जड़ी बूटियां हैं। अगर इसका इस्तेमाल होता है किसी फॉर्मुलेशन के रूप में तो निश्चित ही लाभ होता है, आपको होगा, मुझे होगा, मुर्गी को भी होगा। सिर्फ ये नहीं कि मुर्गी को ही लाभ होने वाला है, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ किसान भाइयों एक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप तुलसी इस्तेमाल कर रहे हैं, आंवला इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसका असर नहीं होगा, या जितना असर आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। अजवाइन का हम घर में इस्तेमाल करते हैं, थाइमस बहुत बढ़िया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके अगर को मिला के मिश्रित हम इस्तेमाल करते हैं, कोई एंटीबायोटिक के रूप में करें, साल्कोचेक के, एक्सेलेंट रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने आपसे कहा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, ये उसी का एक चित्र है। आगे चलें। नेक्स्ट, सबने इसके ऊपर चर्चा की पहले भी कि सेफ फूड प्रोड्यूस होना अति आवश्यक है। वो आपके लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अरे अंडा 6 रुपए का है, लेकिन अगर वो अंडा स्वस्थ नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा, ना आपके लिए ना मेरे लिए। तो हम लोगों को ये देखना होगा, सबको मिलके, किसान भाइयों को भी, इंडस्ट्री को भी, और सरकार में जो नीति निर्धारक बैठे हैं उनको भी, कि हम किस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि विश्व भर में ये हो रहा है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, तो किस तरह से हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम करें। बीमारी है निश्चित करें, एंटीबायोटिक खराब नहीं है, और इससे करने के बाद में हम, जैसे मल्होत्रा साहब ने कहा कि हेल्थ इंडेक्स बेटर हो रहा है, कैसे हेल्थ इंडेक्स बेटर करें, कैसे हम अधिक अंडे लें, और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में जो मैंने लिखा है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप 1 पैसा लगा रहे हैं तो आपको 2 पैसे या 3 पैसे कैसे मिले। हम लोगों ने, जैसे अभी आपने मल्होत्रा सर ने कहा, हम लोगों ने भी इस तरह के कई सारे ट्रायल किए हैं जिसमें मुनाफा 3 गुना से भी ज़्यादा होता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि क्या आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, उन पे अगर हम ध्यान रख रहे हैं तो निश्चित मुनाफा होगा ही होगा। नेक्स्ट, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये गट मॉड्यूलेशन का काम करते हैं, गट की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। उसमें से प्लांट ओरिजिन के भी हैं, मिनरल्स भी हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं। आप लोग तमाम, मुझे लगता है सब एक्सपीरियंस्ड हैं, कहीं ना कहीं आपने इनका इस्तेमाल किया होगा, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और एंजाइम्स। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं कि गट की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। अगर गट की इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल वैसे ही धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का भी ध्यान हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ मैंने हर्ब्स की जानकारी यहाँ देने की कोशिश की है। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, आपने ये पहला हरा पत्ता दिख रहा है, ये मैंने लिखा एलियम सटाइवम। आप जानते हैं ये क्या चीज़ है? हम रोज इस्तेमाल करते हैं। लहसुन घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। जिंजिबर ऑफिसिनालिस ये भी घर में इस्तेमाल होती है, अदरक। तो ये ऐसी ही सारी चीज़ें हैं, आपने सुना होगा दादी माँ के नुस्खे। ये वही चीज़ है जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, उस ज्ञान को किस तरीके से हम आधुनिक तरीके से आगे लेके चलें। लेकिन ध्यान देना है कि क्वालिटी ऑफ हर्ब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके अंदर वो तत्व नहीं है तो शायद वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी। और AMR को कंट्रोल करने के लिए, एंटीबायोटिक को कम करने के लिए हर्ब्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
जैसे मैंने ये कहा कि गार्लिक, लहसुन, इसके अंदर एक ये तत्व होता है, अगर इस तत्व में वो कमी पाई जाएगी तो आप जो भी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेद की करें, मल्होत्रा साहब की करें, आपको असर नहीं मिलेगा। ये तत्व होना बहुत आवश्यक है और हमारा संस्थान इसी के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट, ये इसी तरह से मैंने अदरक के बारे में बताया, ये अदरक का पौधा है, इससे क्या फ़ायदा होता है ये जानकारी है। आगे चलें। ये चिकोरी है। आप लोगों में से कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं? कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं? कॉफ़ी बहुत सारे लोग। क्या आपने कॉफ़ी के ऊपर कभी देखा है कि इसके अंदर कॉफ़ी कितनी होती है? आप पढ़ के देखिएगा। मैंने कल ही होटल का जो यहाँ है उसमें कॉफ़ी का सैशे रखा था, 70% कॉफ़ी और 30% ये डला हुआ है चिकोरी। ये हर्ब होती है। अब आप इसको एडल्ट्रेशन कह सकते हैं, बिल्कुल कॉफ़ी जैसा टेस्ट आता है, लेकिन इसका एडवांटेज है, आपने डॉक्टर सरीन का नाम सुना होगा। डॉक्टर सरीन दुनिया के मशहूर डॉक्टर हैं जो लिवर का ट्रांसप्लांट करते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एक्सपर्ट हैं। वो ये कहते हैं कॉफ़ी पीने से लिवर की समस्या ठीक होती है। वो समस्या क्यों ठीक होती है? कॉफ़ी से नहीं है, इससे। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो हम जितना इसके बारे में पढ़ेंगे, जितना अपनी जागरूकता बढ़ाएंगे, मुझे लगता है उतना ही हमें अपने फार्मिंग में फ़ायदा होगा, अपने स्वास्थ्य में फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, ये थाइमॉल मैंने आपको बताया, अजवाइन हमारे घर में होती है, इस्तेमाल करते हैं हम, लेकिन उसके अंदर ऑयल कंटेंट कितना है? अगर वो सही है तो फ़ायदा है, कम है तो बोला साहब काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, ये कुछ और है हर्ब्स गट हेल्थ के लिए। बेल, बेल का शरबत गर्मी होती है तो पीते हैं ना हम लोग, ये वही है। उसके बाद दारू हल्दी, ये हल्दी जैसी ही होती है, इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हिमाचल में मिलते हैं करीब 5000 फीट के ऊपर। ये इसके एक्शंस हैं एंटी डायरियल, एंटी बैक्टीरियल। नीचे अनार है, अनार का छिलका बहुत काम में आता है, लेकिन इसको किस तरह से प्रोसेस करें, इसके तत्वों को कैसे इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब ये सारी चीज़ों का जो मिश्रण है, जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ अभी बात की है, इनके मिश्रण को अगर हम ये देखें तो इस तरीके से ये पोल्ट्री की गट के ऊपर काम करते हैं। सबसे बड़ा इनका काम एक मैं आपको बताऊं कि जो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया की जो दोस्ती होती है, जो हाथ मिलाते हैं, उस सिग्नल को ये बंद कर देते हैं और ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। जो अभी आप कह रहे थे कि साहब मेरे फार्म पे क्या हो रहा है, आपके फार्म पे क्या हो रहा है, तो बैक्टीरिया भी सोचते, बोला अरे यार साहब मेरे ऊपर अटैक हो गया, बोला तू चिंता नहीं कर। तो हर्ब्स अगर इस्तेमाल होती हैं तो उस सिग्नल को ये बंद कर देते हैं, तो जिससे माइक्रोब ज़्यादा नहीं होंगे। माइक्रोब ज़्यादा नहीं होंगे तो आप एंटीबायोटिक कम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, ये भी उसी तरह का चित्र है, टेक्निकल है, इसमें नहीं जा रहा हूँ कि बैक्टीरिया के सेल को हर्ब्स कैसे ख़त्म करती हैं, इसमें ये मैंने बताने की कोशिश की है। कैसे वो हर्ब्स के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, उसके फ्लूइड को ख़त्म कर देती हैं, डीएनए को ख़त्म कर देती हैं। हर्ब्स के अंदर बहुत पावर है। नेक्स्ट, कुछ टीएलसी द्वारा चित्र लिए गए कि गॉबलेट सेल, जो मैंने आपको बताया कि आप वो जो देख रहे हैं वो गट की हेल्थ है कि कैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जीसी से लिया गया चित्र है कि किस तरीके से हर्ब्स के इस्तेमाल से या कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स के इस्तेमाल से कैसे फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट, ये कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हर्ब्स के ऊपर किए गए हैं, बॉडी वेट में कैसे फ़र्क आता है, लेकिन किसी एक हर्ब से नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है जो गट की इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और पोल्ट्री की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट, फीड इंटेक को कम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? फीड इंटेक घट रहा है, बॉडी वेट बढ़ रहा है, मुनाफा बढ़ेगा। ये जड़ी बूटियों का कमाल है। सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या सही जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल हुई हैं, क्या उसके अंदर वो तत्व हैं। अगर वो है तो आप निश्चित इस्तेमाल करें, किसी कंपनी का करें, आयुर्वेद का करें, मल्होत्रा साहब की कंपनी है, कोई और कंपनी है, किसी का करें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इलियल बैक्टीरियल पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है,
उसकी जानकारी है। ये एक साल्कोचेक प्रोडक्ट है, उसके बारे में एक ट्रायल था, उसकी जानकारी है। नेक्स्ट, सीकल बैक्टीरिया में देखिए कैसे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, इंटेस्टिनल मॉर्फोलॉजी, जो मैंने बताया कि एब्सॉर्प्शन के लिए गट की हेल्थ और उसके अंदर जो विलाय और क्रिप्ट होते हैं जहाँ से एब्सॉर्प्शन होता है, उसकी लेंथ और डेप्थ दोनों बढ़ती है, जिससे एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है और अधिक होता है, जिससे कि अंडे की संख्या बढ़ती है, जो अभी मल्होत्रा साहब ने बताया। ये कारण है, मैं साइंस विज्ञान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जड़ी बूटियों का विज्ञान, क्योंकि लोग कहते हैं साहब जड़ी बूटी कैसे काम करती, पता तो है नहीं। तो हम लोगों ने काम किया है जड़ी बूटियों के विज्ञान के ऊपर। नेक्स्ट, ये गॉबलेट सेल्स है, उसी तरह से म्यूकस सेल स्ट्रांग होंगे तो इंटेस्टिनल जो गट हेल्थ है वो भी स्ट्रांग होंगी। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिबिलिटी बेटर हो रही है। नेक्स्ट, हेट्रोफिल्स डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ रहा है, फेगोसाइटिक सेल्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास तरह तरह के ऑप्शंस हैं, मैंने लिखे हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक हैं, फाइटो एडिटिव्स हैं, हर एक के अपने अपने लाभ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन कोशिश हमारी एक होनी चाहिए कि किस तरीके से हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करें, AMR से बचने की कोशिश करें। यही नहीं, विश्व भर में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश पीछे रह जाए, अजमेर पीछे रह जाए। हमें भी कोशिश करनी है कि हम कंधे से कंधा मिला के चलें, सबके साथ चलें और इस समस्या से छुटकारा पाएं। तो फाइटो एडिटिव्स के ऊपर बहुत काम हुआ है, कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट, इनके फायदे हैं, इनसे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, गट फ्लोरा को बढ़ावा देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है, फीड इंटेक को बढ़ाते हैं, उसके डाइजेशन को बढ़ाते हैं, अनेक फायदे हैं। और ये हर्ब्स के भी हो सकते हैं, किसी और गट इम्यूनोमॉड्यूलेटर के भी हो सकते हैं, किसी और तत्व के भी हो सकते हैं। जो आपको ठीक लगे इस्तेमाल करें, बट एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्सिबली यूज करें, ये मेरा निवेदन है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं सबसे इस मंच से, वो ये है कि एंटीबायोटिक्स आर अ प्रेशियस रिसोर्स। ये बहुत बहुमूल्यवान है एंटीबायोटिक्स। पूरे विश्व में एंटीबायोटिक्स के ऊपर रिसर्च होना बंद हो गई है। एक एंटीबायोटिक को रिसर्च करने के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं और उसके 3 साल में उसके ऊपर रेजिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि सब लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर रेजिस्टेंस आ जाता है तो कंपनियां कह रही साहब हम तो इस पे काम नहीं करेंगे। तो अगर हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 20-25 वर्ष, आप और हम तो हो सकता रहे ना रहें, लेकिन हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उसको इससे जूझना पड़ेगा। तो इसलिए इसका वी नीड टू प्रिजर्व एंटीबायोटिक्स, जहाँ आवश्यक हो वहाँ इस्तेमाल करें, बिना मतलब इसको इस्तेमाल ना करें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। इसलिए नो एक्शन टुडे, नो क्योर टुमारो। आप सब लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।